जय हिंद बच्चों। एक्चुअली बहुत दिनों बाद आज रिकॉर्डिंग शुरू की है मैंने, और वो भी ऐसा था कि बिकॉज ऑफ हॉलीडेज थे स्कूल में, तो मैं थी नहीं यहाँ पे, इसलिए अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पाई। और दूसरी बात ये है कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम एनडीए का एग्ज़ाम और सीटीएस का एग्ज़ाम आ रहा है 14 सितंबर को, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दो हमें जिनसे हम मतलब एटलीस्ट अगर हम पूरी प्रिपरेशन ना कर पाए तो उन क्वेश्चंस को अगर रिवाइज करें तो कम से कम हमारा जीके वाला पार्ट जो है वो अच्छे से कवर हो पाए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं डेली आपको ऐसे 20-30 क्वेश्चंस करवा पाऊँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए, और आपको उनको करने के बाद थोड़ा सा आप कंफर्टेबल भी फील करोगे और आपको ये क्वेश्चंस भी आराम से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक, आज शुरू करेंगे हम। जैसे जैसे अभी हमने बात करी ना कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ, मतलब हिमालयन और ऐसे रिवर्स, इनमें से आपको ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। जैसे ये प्रीवियस ईयर आईएएस में आता है, आपको पता है कि एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी ही सेट करता है, आईएएस का एग्जाम भी यूपीएससी सेट करता है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सेम सिमिलर वही रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिपकिला इज लोकेटेड। द राइट आंसर इज सतलुज वैली। सतलुज वैली में शिपकिला पास लोकेटेड है, और सतलुज वैली जो है दैट इज इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में वो लोकेटेड है। और हिमाचल प्रदेश के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है, आपने इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं पेन का, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये भी आपके माउंटेन रेंजेस में से है, लेकिन जो आपके डेक्कन प्लेट्यू में माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। आप समझ रहे हो ना, हमेशा जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये रीड करना होता है कि ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ से पूछा नॉर्थ टू साउथ, नालामला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स। तो आपको यहाँ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है ना कि कहाँ कहाँ पे कैसे लोकेट करती हैं तो ये आप आंसर बड़े आराम से दे दोगे। तो चलो एक बार यहाँ पे एक मैप के थ्रू आपको मैं ये बताती हूँ कि ये कैसे कैसे लोकेट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपने नजर देखना कि हिल्स की जो क्या लोकेशन है उसकी तरफ में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, द फर्स्ट नंबर पे हमारे पास थी नालामला हिल्स। ठीक है ना, ये आ गई। उसके बाद ये देखो, ये है नीलगिरी हिल्स, ये है अन्नामलाई हिल्स और ये है कार्डेमम हिल्स। तो अब आपको लोकेशन दिख रही है ना, ये आंध्र प्रदेश में है, नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु और जैसे केरल जहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मिलते हैं, फिर अन्नामलाई हिल्स और ये कार्डेमम हिल्स। तो अब आप देख सकते हो कि नंबर 1 पे ये आएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब व्हाट इज द करेक्ट आंसर अमंग दिस? अब करेक्ट आंसर को यहाँ से अगर फाइंड आउट करें तो अगर आप देखो तो सब इसका जो बिल्कुल सीक्वेंस यहाँ बना है वो बिल्कुल ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका कौन सा बन जाता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इन ऑर्डर एज दे अकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। है ना, मैंने आपको कहा कि आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन की तरफ कैसे जो है वो जा रहे हैं। यहां से पूछा वेस्ट टू ईस्ट, चलो मैं एक आपको मैप से ही ये चीज जो है वो करवा देती हूँ। पहले एक बार जरा नजर लगाओ कौन से माउंटेन पूछे इन्होंने, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एंड धौलागिरी। ठीक है, और पूछा इन्होंने वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट आप समझ रहे हो ना कि आपका जो है वो JNK, लद्दाख से इस तरफ लेके अरुणाचल प्रदेश, तो ये आ गया वेस्ट और ये साइड आ गई आपकी ईस्ट। तो यहाँ ऐसे आपने इसको बताना है। ठीक है, तो एक बार मैप पे अगर आप देखोगे ना तो आपको ये बड़े अच्छे से दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, मैं जरा स्लाइड शो इसका कर देती हूँ फ्रॉम द करंट स्लाइड। यहाँ पे देखना, ये आपका कंचनजुंगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे माउंटेन बना नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे आपका माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है ना, फिर आपकी धौलागिरी आती है और फिर आपका नंदा देवी आता है। तो वेस्ट टू ईस्ट पूछा, तो वेस्ट टू ईस्ट पहले नंदा देवी आएगा, दूसरे नंबर पे धौलागिरी आएगा, तीसरे ये एवरेस्ट, ये एवरेस्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर पे एवरेस्ट है एंड फोर्थ नंबर पे कंचनजंगा है। तो राइट आंसर अब आप खुद फाइंड आउट करोगे इसका कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो वेस्ट टू ईस्ट पूछे, सबसे पहले आएगा नंदा देवी नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे धौलागिरी, नंबर 3 पे आपका माउंट एवरेस्ट एंड नंबर 4 पे कंचनजुंगा। तो राइट आंसर आप यहाँ पे इसको निकालो कि कौन सा राइट आंसर आपका इसका निकलता है, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। तो नंदा आपका फर्स्ट जो है वो 3, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है
धौलागिरी 4। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। आपने इसको मैप पे भी देख लिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस इन ऑर्डर एज दे अकर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप समझ रहे हो ना कि आपको ये हिमालयन की रेंजेस बतानी है फ्रॉम नॉर्थ। पहले नॉर्थ में कौन सी आती है, उसके बाद आपकी साउथ में कौन सी है, ऐसे करके आपको इसको बताना है। तो फिर से हम अपने मैप पे चलते हैं। इसमें मैंने मैप आपके लिए इसलिए ले रखा है ताकि आप जो है ना इसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो नॉर्थ टू साउथ सबसे पहले देखो, नंबर 1 पे काराकोरम है, नंबर 2 पे लद्दाख है, नंबर 3 पे झस्कर है और नंबर 4 पे पीर पंजाल है। तो नॉर्थ टू साउथ पूछा ना, तो ऐसे आंसर होगा। अगर ये पूछा होता साउथ टू नॉर्थ तो आपका आंसर जो है ना वो एक अलग तरह से होता, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे पीर पंजाल आना था। चलो आंसर पे देखते हैं इसका आंसर कौन सा वाला आएगा। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ, तो सबसे पहले नॉर्थ में काराकोरम जो है वो नंबर 1 पे, तो 2 जो आ रहा है एक, चलो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास लद्दाख, दैट इज 4, ठीक है ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन आ गया। उसके बाद काराकोरम और फिर उसके बाद पीर पंजाल। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके CDS 2002 में क्वेश्चन आया था एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ग्रेटर हिमालयास एंड द झस्कर। अब आपको बताना है साउथ टू नॉर्थ, लगा पता, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे आप बिना मैप देखे बता सकते हो। सबसे साउथ में हमारे पास क्या चीज आती है, सबसे साउथ में हमारे पास आएगा ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। सबसे साउथ में क्या आ गया, ग्रेटर हिमालयास। तो ये आ गया नंबर, ये बन गया आपका 1। उसके बाद साउथ से अगर आप जाएंगे तो देन इट विल बी योर झस्कर, ठीक है, ये बन गया नंबर 2। देन इट इज लद्दाख नंबर 3 एंड काराकोरम नंबर 4। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा वाला बनेगा, तो राइट ऑप्शन देखो 3 4 1 2। तो ऑप्शन ए जो है ना वो आपका करेक्ट हो गया एज पर माय वो ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसके अकॉर्डिंग जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका आया है CDS 2009 में। आपको एक तरफ क्या दे रखी है इन्होंने, एक तरफ आपको स्टेट है और एक तरफ जो है आपको दीज आर द पासिस। तो स्टेट एंड पासिस को आप आपस में आपने क्या करना है, इनको मैच करना है, ठीक है, लगा पता। तो यहाँ पे देखो कि जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ पे लाई करता है, लद्दाख। स्पेलिंग जरा गलत हो गई है, तो ए का जो है वो 4 हो गया, ठीक है ना। बारालाचा पास कहाँ करता है, हिमाचल प्रदेश में, तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर जेपिला पास जो है, जो आपका सी है, जेपिला पास कहाँ लाई करता है, दैट इज इन सिक्किम, ठीक है, तो इसका 1 हो गया। फिर नीति पास बचा तो दैट इज इन उत्तराखंड, तो डी का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप मैच करो, ए का 4, दिस 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको अपने आप ही यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है क्वेश्चन आपने कि The Himalayas are generally divided into 3 ranges which do not include, इसमें से कौन सी इंक्लूड नहीं करती है, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयस एंड लेसर हिमालयस। काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालयस है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांस हिमालयस। तो ये इसमें जनरली इंक्लूड नहीं होती है, लगा होता है बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, ये वैलीज है और वैलीज के साथ में आपको इनकी मैच करनी है स्टेट, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज जुकोव वैली। जुकोव वैली जो है, तो जुकोव वैली कौन सी स्टेट में आती है, मैं यहाँ पे मैच कर देती हूँ, नागालैंड में आती है, ठीक है ना। उसके बाद है युमथांग वैली। युमथांग वैली जो है वो कौन सी स्टेट में है, वो बिल्कुल सही है, सिक्किम। तो मतलब आप ऐसे कर लो कि ए का जो है वो 3 है, बी का जो है वो 2 है, ठीक है ना। उसके बाद है न्योरा वैली, सी जो है दैट इज, सी का आएगा 4, वेस्ट बंगाल में, तो सी का जो है दैट इज 4। और संगला वैली जो है दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, तो डी का क्या आ जाएगा, 1। अब देखो ए का 3 ये ऑप्शन हो गया, बी का 2, तो मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया आपकी, ठीक है ना बेटा। अब अगले, जैसे अगले उस पे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको मैच करने हैं हिमालयन स्टेट्स एंड देयर पासिस, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 दिए हैं और 3 है, आपको इसमें से देखना कि कौन सा मतलब एक एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले देखेंगे ना बेटा, यहाँ पे जो चांगला है, चांगला पास जो है, पहले मैं बता देती हूँ कि चांगला पास इज लोकेटेड इन लद्दाख, ये लद्दाख में है। जो शिव किला है वो तो आपको लगेगा पता, हिमाचल में, ठीक है। जो जोजिला पास है दैट इज इन JNK, और जो बॉम्बदिला है दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसका आंसर अपने आप यहाँ से बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे D का जो है दैट इज A। थोड़ा यहाँ पे ना ऑप्शन मतलब आगे जब टाइप करके लिखे ना मैंने बेटा, तो अब इतनी अच्छी है तो नहीं ना टाइपिंग, इसलिए जरा गड़बड़ होगी। बट आप यहाँ पे आंसर मैंने आपको मैच कर दिया, आप आंसर फाइंड आउट करो इसका अपने आप, कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बनता है, ठीक है। उसके बाद है शिवालिक्स, ये IFS के पेपर में आया था कि शिवालिक्स क्या है, नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रेंजेस इन मेघालय और द प्लेट्यू पामीर्स एंड द प्लेट्यू बिटवीन पामीर्स एंड म्यांमार। तो जो शिवालिक है ना, दिस इज द फुट हिल ऑफ द हिमालयन रीजन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ बेटा इसका, समझ में आ गया, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने आज ज्योग्राफी के किए, इंडियन ज्योग्राफी के। ऐसे ही आपको वो आपको कल मैं ऐसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, अगर आप इनको भी कर लेते हैं ना बेटा, तो आपके लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर जो आया वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी लेके आई हूँ, जो आपके CDS और NDA के एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको एक बार जो है वो देखते हैं क्या इनके जो है वो आंसर्स हैं, ठीक है। तो एक बार निकालते हैं इनको और आपको बताते हैं कि इतने टफ नहीं होते क्वेश्चंस करने के लिए, बहुत इजी होते हैं बेटा, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मैंने वर्ड फाइल पे कर दिए क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इतने क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, फिर इनको अगर PPT में बनाओ, आपको PPT की जरूरत नहीं है, आपको तो नॉलेज की जरूरत है, क्वेश्चन की जरूरत है, वो आपको मिल रहे हैं, आप बस ये क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन देखो कि 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड, और ये CDS एग्जाम 2020 में आया था। तो जो सबसे सन के क्लोजेस्ट है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सबसे पास जो है दैट इज मरकरी, मरकरी के बाद जो है दैट इज वीनस, वीनस के बाद जो नेक्स्ट आता है अर्थ, अर्थ के बाद जो आता है दैट इज मार्स। तो इनको सबको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है ना, रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। गैसियस प्लैनेट जो है उसके बाद वाले जो आते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, इसमें से कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। तो वैसे अगर इसमें मैं आपको आंसर बता देती हूँ, द राइट आंसर इज सऊदी अरेबियन प्लेट जो है वो मेजर नहीं है। वैसे हमारी कितनी मेजर प्लेट्स थी, 7 मेजर प्लेट्स थी, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजर मतलब जो 7 मेजर प्लेट है उसमें सबसे पहले एक अंटार्कटिक प्लेट है, दूसरी हमारी जो है दैट इज नॉर्थ अमेरिका, जिसमें आपका कैरिबियन मतलब नॉर्थ का कैरिबियन का हिस्सा और अटलांटिक का हिस्सा आता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेट जो हमारी आती है दैट इज साउथ अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पैसिफिक प्लेट, कौन सी वाली है, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट के बाद जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना। ये तो आपको आपने बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ा ही होगा अगर आप NDA और CDS की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंडो, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद एक आपकी आती है अफ्रीकन प्लेट और लास्ट में आपकी आती है यूरेशिया, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाली प्लेट जो है ना, तो ये सारी प्लेट्स इसमें कवर हो जाती है, बस ये वाली प्लेट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि ऑन जून 21, ये क्वेश्चन UPSC उसमें आया था CSE के प्री में 2019 में। ऑन जून 21 द सन, राइट ऑप्शन क्या है, मैं आप सारा ऑप्शन भी रीड करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक साइकिल, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि ये आपका जो जून 21 है वो समर सॉलिस्टिस होता है, मतलब सबसे लॉन्ग डे होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे शॉर्टेस्ट क्या होती है, नाइट होती है, ठीक है ना। उसके बाद धीरे 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 जो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम इक्विनॉक्स की तरफ पहुंचते हैं 23 सितंबर तक। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद भी कर लेंगे ना बेटा, तो भी आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया है कि इफ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड
टू इट्स ऑर्बिट, मतलब अगर अपने ऑर्बिट पे नहीं इंक्लाइंड हो अर्थ तो क्या आपको क्या फील नहीं होगा। ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी लॉन्गर होंगे, समर वुड बी वार्मर होगी, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ द सीजन और विंटर वुड बी लॉन्गर। द राइट आंसर इज, मतलब वो अपने एक्सिस पे इतना झुकी रहती है ना, इतनी डिग्री 23.5, तो 66.5 का एंगल बनाती है। उसकी वजह से हमें डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टार इज द नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, तो नियरेस्ट टू द सन आपको याद ही करना पड़ेगा, सीडीएस में आया था 2019 में, दैट इज सीरियस स्टार, है ना। ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद आपको बहुत इजीली आता भी होगा और मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द लीस्ट मास। तो सबसे लीस्ट मास जो है वो मरकरी का है, और सबसे ज्यादा मतलब लार्ज मास आप इसको समझते हैं दैट इज ऑफ द जुपिटर। इस चीज को भी बेटा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, आपको पता है कि मेरे पास 3 तरह की रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। इसमें जो चौक है ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, और ये आपकी जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है। लग गया पता। अब ये होती कैसे है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो शेल्स होते हैं ना, उनके एक्यूमुलेशन से और कंप्रेशन से ये बनती है, ठीक है ना, शेल के एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन से बनती है। अब नेक्स्ट देखो, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज मच ग्रेटर इन द प्लेसेस। विदरिंग तो आपको पता ही है ना, विदरिंग एंड वो इरोजन एंड ऑल दैट। तो केमिकल विदरिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा, आपको पता है ना कि अगर वहां पे वाटर की ह्यूमिडिटी की अवेलेबिलिटी होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो ज्यादा केमिकल रिएक्शंस क्रिएट होंगे। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है दैट इज स्पेशली आपके केमिकल विदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सी रॉक है जो इग्नियस नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑल रॉक्स आर इग्नियस एक्सेप्ट द नीस रॉक, ठीक है। ये जो नीस रॉक है ये हमारी मेटामॉर्फिक है। कौन सी है, दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, लगा पता, ठीक है। बाकी इग्नियस है, इग्नियस रॉक जो है वो लावा से बनती है, ये आप जानते ही हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, आज के जो 10 क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में से। द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का, बहुत बार बेटा इसमें पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं राइट आंसर आपको बताती हूँ, दैट इज अ मेसोस्फेयर। इस टॉपिक को आपने जरूर 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 स्टडी करना है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। ऐसे में कुछ टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी जिनको आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन उसमें से कवर होते ही होते हैं। ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिसके आपके जो मतलब प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं, या मुझे लगता है कि इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा देखने दो मुझे, है ना, सॉरी ड्रॉ में जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, रेड कलर चाहिए यार, पिंक आ गया, पिंक देखे कैसा आता है, अरे पिंक बढ़िया आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन आगे क्यों नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी और ये सेकेंड स्टेटमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो ये तो गलत है, इसके 3 होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो है बेटा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। ये 2024 पेपर में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करेक्ट है। नंबर 1, द पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज गिवन इन अ पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। ये 1990
2 में जो था वो आपके पंचायत हुआ था, और उसके बाद जो था वो आपकी 73rd, इसके बाद आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई थी, ठीक है ना। एमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द 18th of the Indian Constitution, ठीक है ना, and provision related to the amendment of the Constitution are given in a part 20 of the Constitution. Then 1, 2 and 3 सारे ही correct options हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा important है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, you have to tell कि which of the following statement is correct in respect of the Constitution Day. जैसे statement 1 है कि Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote the constitutional values among the citizens. बिल्कुल सही। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to prepare, नहीं, 26 November 1949 में, ठीक है ना, 19 हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था, बन चुका था वो, दैट इज व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। वो तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। तो आप क्या आंसर दोगे इसका? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. When the Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory of the President of India to give his assent. ठीक है? A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for the joint sitting. Which of the statement is correct among this? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटा वो करेक्ट है? Then 1, 2 and 3 all the statements are correct, ठीक है। इसमें से सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, what was the exact constitutional status of the India on 26 January 1950? Sovereign socialist, ओके। इसमें पूछा है क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को हमारा स्टेटस क्या था। तो आपने 2 वर्ड्स याद रखने हैं कि आपका सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये वर्ड जो थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, पहले नहीं थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोवेनियर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर नहीं था। ये 2 वर्ड जो थे वो 1976 में कब ऐड किए गए थे? 1976 में, और आपके जो है वो 42nd अमेंडमेंट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेस्ड। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो नाइदर 1 नाइदर 2, बोथ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में ज्यादा इसमें बात की जाती है। एंड जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, दैट इज जुडिशियल रिव्यू में तो लॉ जो पास होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू करता है, ठीक है। ये जो सिटीजन्स को सेफगार्ड करता है दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज same legal effect as any other part, a part of constitution but has no legal effect independently of other parts। तो इसमें जो है ये सारे रॉन्ग है। ऑप्शन जो आपका 1 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, मतलब ये कहाँ से हमने मतलब कहाँ इस चीज के बारे में बात करी गई है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में बात की गई है। वैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में आते हैं, और जो आर्टिकल 50 है दैट प्योरली टॉक्स अबाउट कि जुडिशरी जो है उसकी सेपरेशन एग्जीक्यूटिव के, वो उनके प्रेशर में काम नहीं करेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस है, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, क्योंकि सेकुलरिज्म आ जाता है ना, सेकुलर वर्ड जो भी बताया। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में हमने प्रियम्बल में कोई भी बात नहीं की है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो नेहरू जी ने दिया था व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा वो हमें पता लगता है प्रियम्बल से, बिकॉज प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आज हमने तीन टाइप के क्वेश्चंस किए, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन उसके, आपकी ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और साथ में सिविक्स। ऐसे हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो मुझे लगता है कि आपके एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। आपने डेफिनेटली इनको करके जाना और आपको जरूर इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं बहुत गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो और इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद, जय भारत।